जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 410 जो कि रिलेट करता है फीस से। यानी इस सेक्शन में हम फीस से रिलेटेड कुछ मैटर्स को डिस्कस करेंगे। जो पहला इशू डिस्कस किया गया वो है फी रिलेटिव साइज। पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। रिलेटिव साइज का मतलब यह है कि अगर हम किसी एक ही क्लाइंट से बहुत ज्यादा फीस कलेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर थ्रेट क्रिएट होता है कि कहीं हम अपने पैसों के चक्कर में उस क्लाइंट के जो आईएफआरएस के अगेंस्ट कुछ बातें हैं या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कुछ बातें हैं वो ना मान लें। इस चीज को ध्यान में रखें कि इस क्लाइंट से हमें ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो हमारा लाडला क्लाइंट बन गया। या सम टाइम क्लाइंट हमें थ्रेट कर सकता है कि अगर आपने मेरी बात ना मानी और क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया तो मैं आपको रिमूव करके आपकी जगह किसी दूसरी फर्म को एज ऑडिटर अपॉइंट कर दूंगा। तो इसीलिए अगर हमारी टोटल फीस का एक लार्ज प्रोपोर्शन किसी ऑडिट क्लाइंट से आ रहा हो तो इस सिचुएशन में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट अराइज होता है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट पैसों के लालच के लिए, इंटिमिडेशन थ्रेट क्लाइंट धमकी दे सकता है कि मैं आपको रोटेट कर दूंगा। अच्छा, यहां पे आगे चल के अब ये जो फी वाला सेक्शन, रिलेटिव साइज वाला सेक्शन है, ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हिस्सा इसका एप्लीकेबल है सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए और दूसरा हिस्सा इसका एप्लीकेबल है हर तरह के क्लाइंट के लिए। पहले हम कवर करते हैं लिस्टेड क्लाइंट के लिए जो प्रोविजन एप्लीकेबल है। हालांकि कोड ऑफ एथिक्स से पहले वो प्रोविजन डिस्कस किया है जो सारे के सारे ऑडिट क्लाइंट के लिए रेलिवेंट है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको थ्रेट बताने के बाद वो प्रोविजन डिस्कस करूं जो कि लिस्टेड कंपनी वाली है। ऑडिट क्लाइंट्स दैट आर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। इसमें क्या कह रहा है कि अगर आपका एक क्लाइंट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है और उससे 2 कंसेक्टिव ईयर के लिए जो आपको टोटल फीस मिल रही है उस क्लाइंट से और उसकी रिलेटेड एंटिटी से, वो आपकी फर्म का टोटल फीस का 15% या उससे ज्यादा है, तो उसमें थ्रेट अराइज हो जाएगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट। यानी सिचुएशन क्या बन रही है कि हमारा एक क्लाइंट है, हमारी फर्म की अगर फर्म की टोटल बिलिंग है फर्ज कीजिए 1 करोड़, तो हमें 15 लाख या उससे ज्यादा 15% उससे ज्यादा हमारी जो टोटल कलेक्शन का हिस्सा है वो एक ही क्लाइंट से आ रहा है, एक ही ग्रुप से आ रहा है। तो डेफिनेटली हम ये चाहेंगे कि वो ग्रुप हमारे हाथ से ना जाए, क्योंकि अगर वो ग्रुप हमारे हाथ से गया तो 15-20% तो एक ही झटके में हमारे फर्म का रेवेन्यू डाउन हो जाएगा। और 15-20% रेवेन्यू डाउन तो इसका मतलब प्रॉफिट तो शायद 40-50% डाउन हो रहा हो। तो इस सिचुएशन में थ्रेट अराइज होगा। ये याद रखिए, ये जो उसने स्पेसिफिकली टर्म्स यूज किया ना, 2 कंसेक्टिव ईयर 15%, ये लिस्टेड क्लाइंट के कंटेक्स्ट में यूज किया। इस सिचुएशन में फिर हमने सेफगार्ड क्या अप्लाई करने हैं, हमने 2 चाबी गवर्नेंस को डिस्क्लोज करना है कि 15% थ्रेशोल्ड से ऊपर रेवेन्यू चला गया है, और 2 में से कोई एक काम करना है, या प्री इशुएंस रिव्यू करवाना है या पोस्ट इशुएंस रिव्यू करवाना है। प्री इशुएंस रिव्यू या पोस्ट इशुएंस रिव्यू का मतलब क्या है, देखिए पहला साल हमने ऑडिट किया है ग्रुप का, हमें अपने टोटल फर्म का 20% उस एक ग्रुप से रेवेन्यू जनरेट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स कहता है 2 कंसेक्टिव ईयर तक 15% से ऊपर जाना चाहिए रेवेन्यू। अगले साल अगर रेवेन्यू 17% हुआ उससे, तो चूंकि पिछला भी 15% से ज्यादा, अगला भी 2 कंसेक्टिव ईयर 15% से ज्यादा रेवेन्यू हो गया, हमारा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट अराइज हो गया। इस सिचुएशन में हमने 200 गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर दिया कि सर रेवेन्यू जो है वो 15% से थ्रेशोल्ड से एक्सीड कर गया। अब हमने डिसाइड करना है प्री इशुएंस रिव्यू या पोस्ट इशुएंस रिव्यू, इन दोनों में से कोई एक रिव्यू करवाए। मतलब प्री इशुएंस रिव्यू का मतलब यह है कि सेकेंड ईयर की ऑडिट रिपोर्ट इशू होने से पहले आप किसी इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को एंगेज करके उसे कहें कि सर ये रिव्यू करके देखें, हमने इंडिपेंडेंट सारा काम किया है, क्लाइंट को कोई अनड्यू फेवर तो नहीं दी। यह है प्री इशुएंस रिव्यू। सेकेंड ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले रिव्यू करवाया, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर लें इसको। पोस्ट इशुएंस रिव्यू क्या है कि सेकेंड ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करवा ली, उसके बाद तीसरे साल जब ऑडिट करने के लिए आए तो बाद में, यानी सेकेंड ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद सेकेंड ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाया। यह पोस्ट इशुएंस रिव्यू। स्टैंडर्ड दोनों की इजाजत देता है, लेकिन कहता है अगर आपकी जो परसेंटेज है ये 15% से कहीं ज्यादा है, 25, 30, 35% पे पहुंच गई है, तो उस सूरत में पोस्ट इशुएंस रिव्यू अप्रोप्रिएट नहीं है, आपको प्री इशुएंस रिव्यू ही करवाना चाहिए। और बजाहिर दिखने में भी बजाहिर यही लग रहा है कि प्री इशुएंस रिव्यू ज्यादा बेहतर सेफगार्ड है पोस्ट इशुएंस रिव्यू की निस्बत, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स ने दोनों की इजाजत दी है। हाँ, अगर जो परसेंटेज है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही हो तो उस सूरत में पोस्ट इशुएंस की तरफ नहीं जाना बल्कि प्री इशुएंस रिव्यू की तरफ हमने जाना है।
और अगर अगले सालों में भी फीस जैसे तीसरे चौथे पांचवें साल में भी फीस 15% से एक्सीड कर रही है तो आपने हर साल ये कंट्रोल, ये सेफगार्ड अप्लाई करने हैं। ये तो हो गया लिस्टेड क्लाइंट के लिए निस्बतन ज्यादा स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स थे। अब आते हैं ऑल ऑडिट क्लाइंट्स, यानी ऐसे क्लाइंट्स के लिए जो लिस्टेड है उनके लिए भी ये प्रोविजन अप्लाई हो रही है, जो अनलिस्टेड है उनके लिए भी अप्लाई हो रही है। यहां पे जेनेरिक टर्म में बात करेगा, कह रहा है जब टोटल फीस किसी ऑडिट क्लाइंट से जो जनरेट हो रही है वो लार्ज प्रोपोर्शन हो फर्म की टोटल फीस का, तो इससे सेल्फ इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन थ्रेट अराइज होगा। नोट कीजिए यहां पे वो स्पेसिफिकली परसेंटेजेस नहीं उसने दी, स्पेसिफिकली टाइम पीरियड नहीं बताया 2 इयर्स का। इसका मतलब अगर एक साल में भी, पहले साल में भी हमारे जजमेंट के मुताबिक हमारी फर्म के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा एक ही क्लाइंट से आ रहा है, ये थ्रेट अराइज हो जाएगा। इस थ्रेट की सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर, कि फर्म का एक ही ऑफिस है या 3-4 ऑफिस है, बड़ी फर्म है छोटी फर्म है, न्यूली स्टैब्लिश्ड है कि ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड है, और क्लाइंट कितना सिग्निफिकेंट है फर्म के लिए। सेफगार्ड क्या हो सकते हैं? इंक्रीज कीजिए क्लाइंट बेस को। अच्छा, लिस्टेड वाले में उसने क्या सेफगार्ड बताए थे? बड़ा 2-4 भी गवर्नेंस का डिस्कस करना है एक, और दूसरा था प्री रिव्यू या पोस्ट इश्यूएंस रिव्यू। यहां पे अनलिस्टेड वाले क्लाइंट के केस में फॉर एग्जांपल वो क्या बता रहा है कि आपने क्लाइंट बेस को इंक्रीज करना है, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ेंगे ना, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू फर्म का बढ़ेगा, तो जो परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है वो कम हो जाएगी, तो हमारी इस क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगी। हाँ, ये बात बड़ी अहम कर रहा है। A4 में कह रहा है दो मजीद सिचुएशन में भी थ्रेट अराइज होगा। क्या? देखिए ये तो थ्रेट है ना फर्म लेवल पे, कि पूरी की पूरी फर्म का पूरे के पूरे क्लाइंट से मेजर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। वो कह रहा है अगर किसी एक ऑफिस फर्म, जैसे फर्म के 3 ऑफिस है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, लाहौर ऑफिस का एक क्लाइंट है, उससे लाहौर ऑफिस का रेवेन्यू 20-25% जनरेट हो रहा है, तो भी थ्रेट राइज हो जाएगा। यानी हमने ये कंसेप्ट ओवरऑल फर्म लेवल पे भी अप्लाई करना है, ऑफिस लेवल पे भी अप्लाई करना है, और ऑफिस लेवल के अंदर पार्टनर लेवल पे भी अप्लाई करना है। यानी अगर एक पार्टनर का भी कोई क्लाइंट है और उससे उस पार्टनर की बिलिंग, मेजर बिलिंग उस क्लाइंट से रिसीव हो रही है, तो भी थ्रेट क्रिएट होगा। तो ये प्रोविजन ज्यादा कंप्रीहेंसिव है लिस्टेड एंटिटी वाली प्रोविजन की निस्बत से। ये ध्यान में रखिएगा कि ये पार्टनर लेवल पे भी थ्रेट अराइज हो रहा है, ऑफिस लेवल पे भी थ्रेट अराइज हो रहा है, और फर्म लेवल पे तो थ्रेट अराइज होता ही है। फिर उसके फैक्टर्स जो हमने कंसीडर करने हैं वो उसने हमें बताए हैं कि सिग्निफिकेंस देखना है क्लाइंट हमारे लिए कितना सिग्निफिकेंट है, और ये फैक्टर्स तकरीबन, ये फर्म लेवल वगैरह के लिए फैक्टर्स तकरीबन वही है जो ऊपर सॉरी ये पार्टनर लेवल या ऑफिस लेवल के लिए जो फैक्टर्स हैं थ्रेट्स को वैल्यूएट करने के लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लाइंट ये वही है जो ऊपर हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट, एक्सटेंड टू विच कंपनसेशन ऑफ पार्टनर इज डिपेंडेंट अपॉन फी जनरेटेड फ्रॉम द क्लाइंट। अगर पार्टनर लेवल पे थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं तो ये इस थ्रेट को वैल्यूएट करते हुए ये भी हमने ध्यान में रखना है कि उस पार्टनर की बिलिंग के जो उसको रिम्यूनरेशन मिलती है वो रेवेन्यू का कितने % मिलती है। क्योंकि फर्ज कीजिए अगर अरेंजमेंट इस तरह किया है हर पार्टनर के जितने क्लाइंट है उसे उनका रेवेन्यू का 10% मिलेगा बोनस के तौर पे, तो इसका मतलब है पार्टनर की कोशिश होगी कि इस तरह का जो बड़ा क्लाइंट है वो हाथ से ना जाए। तो इस फैक्टर्स को हमने थ्रेट को वैल्यूएट करते हुए कंसीडर करना है। सेफगार्ड्स क्या ले सकते हैं? क्लाइंट बेस को इंक्रीज करना है, ये तो पहले वाला हो गया सेफगार्ड जो हमने इससे पहले पढ़ा था जब हम फर्म लेवल पे थ्रेट को वैल्यूएट कर रहे थे। तो पार्टनर लेवल पे या ऑफिस लेवल पे भी थ्रेट को वैल्यूएट करना है, तो उसके बाद सेफगार्ड में इंक्रीज द क्लाइंट बेस और हैविंग एन एप्रोप्रिएट रिव्यूअर, किसी रिव्यूअर को एंगेज कर लेना है कि भाईजान देख के जरा बताइए कि हमने क्लाइंट को कोई फेवर तो नहीं दी। यहां पे ध्यान में रखिएगा कि ये जो A3 है ये यहां पे एक लाइन लगा लीजिए, इसलिए कि इससे ऊपर वाली जो प्रोविजन है ये जो सिचुएशन डिस्कस कर रहा है ये है फर्म लेवल पे, और इससे नीचे वाले जो थ्रेट तो हर सेम ही रहेंगे, जो सिग्निफिकेंस और सेफगार्ड डिस्कस कर रहा है वो है पार्टनर और ऑफिस लेवल पे। तो ये डिफरेंशिएट करना है आपने जी। ये हमारा हो गया फीस से रिलेटेड। साइज के वाले से ओवरड्यू फीस के बारे में भी कहानी सुन लीजिए। ओवरड्यू फीस का कंसेप्ट पहले बिल्ड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है। ओवरड्यू फीस का कंसेप्ट ये है कि नॉर्मली जब हम क्लाइंट को ऑडिट रिपोर्ट दे देते हैं हमारी फीस ड्यू हो जाती है,
और वो फीस 2-4 महीनों में पे हो जानी चाहिए। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि अगले साल की ऑडिट रिपोर्ट इशू होने वाली है और अभी तक क्लाइंट ने हमें फीस नहीं दी, तो अगर अगले साल की ऑडिट रिपोर्ट भी इशू होने तक क्लाइंट ने पिछले साल की फीस ना दी हो, तो इससे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज हो जाता है। कहता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट माइट बी क्रिएटेड, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ फीस इज नॉट पेड बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फॉलोइंग ईयर इज इशूड। अगले साल की ऑडिट रिपोर्ट इशू क्यों? इसलिए कि अगर मैंने पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट इशू की, क्लाइंट ने मेरी फीस नहीं दी या थोड़ी सी फीस दी, बड़ा हिस्सा उसका भी पेंडिंग है, तो अगले साल की ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हुए मेरे जहन में ये आएगा कि यार ये क्लाइंट मेरी फीस दबा के बैठा हुआ है, कहीं इस वजह से तो नहीं दबा के बैठा कि पिछले साल मैंने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया था और इस साल भी अगर मैंने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया तो हो सकता है मेरी इस साल की फीस भी वो दबा के बैठ जाए, पे ना करे। तो मैं थोड़ा अपने आप को अंडर प्रेशर फील कर सकता हूं और अपनी फीस निकलवाने के चक्कर में हो सकता है मैं वो क्लाइंट को फेवर दे दूं और अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर दूं। इसीलिए स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर फीस लंबे अरसे तक अगले साल ऑडिट रिपोर्ट इशू होने से पहले तक पे नहीं हुई तो इससे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट होगा। हमने सेफगार्ड क्या अप्लाई करने हैं? क्लाइंट से कहना है या तो भाई हमारी पूरी फीस पे कर दो पिछले साल वाली, इस साल की नहीं, क्योंकि इस साल तो अभी हमने रिपोर्ट दी ही नहीं है ना, पिछले साल की फीस या पार्शियल पेमेंट हमें कुछ इंस्टॉलमेंट्स कर लो, हमारे साथ कुछ ना कुछ फीस पे करो ताकि थ्रेट कम हो, और फिर एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को पॉइंट करें कि कहीं हमने पैसे रिकवर करवाने के लिए क्लाइंट को फेवर तो नहीं दी। हाँ, आगे चल के मजीद कहता है ये तो सेफगार्ड हो गया ना उस सिचुएशन में जब वो 1 साल ही हुआ है अभी आउटस्टैंडिंग फीस को। अगर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ फी आउटस्टैंडिंग है फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी 2-3-4 साल तक, तो इसका मतलब है ये तो लॉन्ग टर्म लोन की एग्जांपल बन गई। कह रहे जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई अमाउंट पेंडिंग हो, फीस पेंडिंग हो, तो आपने वैल्यूएट करना है कहीं ये इक्विवेलेंट टू लोन के बराबर तो नहीं हो गई, क्योंकि इतने साल तक तो लोन ही आउटस्टैंडिंग होता है, और देखना है कि क्या ये एप्रोप्रिएट है कि आप नेक्स्ट टर्म के लिए रीपॉइंट हो या इस एंगेजमेंट को कंटिन्यू करें। क्योंकि आगे चल के जब हम स्पेसिफिक एग्जांपल डिस्कस करेंगे ना, उसमें लोन की एग्जांपल आएगी, उसमें हमें बताता है कि अगर आपने क्लाइंट को लोन लिया है, क्लाइंट को लोन दिया है, तो फिर उस सूरत में आपको बेहतर ऑडिट नहीं करना चाहिए उसका। तो हमने देखना है कि आउटस्टैंडिंग जो फीस है हमारी वो भी अगर लंबे अरसे तक आउटस्टैंडिंग रहे तो वो भी लोन की शक्ल अख्तियार कर सकती है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है कंटिंजेंट फी। कंटिंजेंट फी क्या है? कंटिंजेंट फी का मतलब यह है कि अगर हमारी फीस डिपेंड कर रही हो किसी आउटकम के ऊपर, एक है फीस इनपुट के ऊपर डिपेंड होना, यानी इनपुट का मतलब क्या है कि मैं क्लाइंट को फीस बता रहा हूं कि सर हमने इतने नंबर ऑफ आवर्स काम किया है, इतने सीनियर पर्सन थे, इतने जूनियर पर्सन थे, इतने आवर्स के हिसाब से, आर्ली रेट के हिसाब से ये बिल बनता है। ये है इनपुट के हिसाब से, जितना इनपुट किया उस हिसाब से पैसे ले रहे हैं हम। आउटकम के हिसाब से फी लेने का मतलब यह है कि आप फीस को लिंक कर दे किसी आउटकम के साथ, जैसे टाइप ऑफ ओपिनियन के साथ कि सर ये टाइप ऑफ ओपिनियन होगा तो ये फीस, ये टाइप ऑफ ओपिनियन होगा तो ये फीस, 1 महीने में ऑडिट किया तो इतनी फीस, 3 महीने में ऑडिट किया तो इतनी फीस, टैक्स में जितनी सेविंग होगी 50% आपका। ये इस तरह की जो फीस अरेंजमेंट है ये कंटिंजेंट फी कहलाते हैं। वैल्यूएशन सर्विस परफॉर्म करें, जितनी एसेट्स की वैल्यू होगी उसका 1% आपकी फीस। ये एक सारी कंटिंजेंट फी की एग्जांपल्स हैं। स्टैंडर्ड कहता है कंटिंजेंट फी के ऊपर आगे हम डिस्कशन करेंगे, वो कहता है कंटिंजेंट फी है, कंटिंजेंट फी अगर कोई कोर्ट या पब्लिक अथॉरिटी डिटरमिन कर देना, उस सूरत में फिर हम उसे कंटिंजेंट फी एज्यूम नहीं करेंगे, वो कंटिंजेंट फी नहीं कहलाएगी। बाकी जितनी भी कंटिंजेंट फी है, याद रखें अगर हम ऑडिट एंगेजमेंट कर रहे हैं, हमने कंटिंजेंट फी क्लाइंट के साथ एग्री नहीं करनी। ऑडिट एंगेजमेंट में हम क्लाइंट के साथ फिक्स लमसम फी एग्री कर सकते हैं, याद रखें 10 लाख लेंगे, या आर्ली बेसिस के ऊपर फीस एग्री कर सकते हैं कि जितने बार काम करेंगे उतने आपसे पैसे वसूल करेंगे। कंटिंजेंट फी ऑडिट एंगेजमेंट में हरगिज किसी भी केस में हम तय नहीं कर सकते। एश्योरेंस एंगेजमेंट में कंटिंजेंट फी नहीं तय हो सकती। फिर क्या नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में कंटिंजेंट फी तय हो सकती है? जैसे टैक्स सर्विसेज हैं, जैसे बुक कीपिंग सर्विसेज हैं। इसका जवाब है डिपेंड करता है। अगर तो आप सिर्फ अपने क्लाइंट को सिर्फ नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज, एश्योरेंस नहीं सिर्फ नॉन एश्योरेंस सर्विसेज, फिर आप कंटिंजेंट फी तय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट को एश्योरेंस और नॉन एश्योरेंस सर्विसेज दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका ऑडिट क्लाइंट है उसको नॉन एश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सूरत में कंटिंजेंट फी तय नहीं कर सकते जब तक कि 3 कंडीशन पूरी ना कर ले। पहले कंडीशन कि वो अगर फर्म जो फर्म ऑडिट कर रही है
वो फर्म नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रही है, फीस मटेरियल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर नेटवर्क फर्म इन्वॉल्व है ऑडिट में तो नेटवर्क फर्म के लिए फीस मटेरियल नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, वो आउटकम जो नॉन इंश्योरेंस सर्विस में प्रोवाइड किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है, वो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें जजमेंट इन्वॉल्व हो और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल हो। यानी फिर से सुन लीजिए, हम अपने क्लाइंट्स को प्रैक्टिकली इंश्योरेंस एंगेजमेंट और नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट्स, दोनों तरह की एंगेजमेंट्स प्रोवाइड कर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारा क्लाइंट है सिर्फ ऑडिट क्लाइंट है, कंटिजेंट फी चार्ज कर सकते हैं? नो। दूसरा क्लाइंट आया सिर्फ नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट है, कंटिजेंट फी चार्ज कर सकते हैं? यस। तीसरा क्लाइंट आया, उसको हम इंश्योरेंस एंगेजमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कंटिजेंट फी चार्ज कर सकते हैं? इंश्योरेंस एंगेजमेंट के केस में नो, नहीं कर सकते। नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट के केस में कर सकते हैं। ये 3 कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, यानी फीस मटेरियल नहीं होनी चाहिए और आउटकम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि डिपेंडेंट हो मटेरियल। जैसे फर्ज कीजिए क्लाइंट ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, हमारे शेयर्स की वैल्यूएशन कीजिए, शेयर्स की जितनी वैल्यूएशन होगी उसका 10% आपको फीस दी जाएगी। अब हमारा ऑडिट क्लाइंट भी है, ऑडिट क्लाइंट भी है, तो क्या हम नॉन इंश्योरेंस वैल्यूएशन सर्विस को हम इस तरह कंटिजेंट कर सकते हैं वैल्यूएशन के साथ? इसका जवाब है यस, कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो फीस की अमाउंट मटेरियल नहीं बनेगी और प्रोवाइडेड कि इसमें जो जजमेंट अप्लाई की जा रही है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी एलिमेंट को अफेक्ट नहीं करेगी। जैसे फर्ज कीजिए अगर वो अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, उसमें मैंने जजमेंट अप्लाई करनी है, इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, फ्यूचर के कैश फ्लोस क्या होंगे, इनमें जजमेंट इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ पे चूंकि जजमेंट इन्वॉल्व हो रही है और मैं जो इस एसेट की वैल्यू लगाऊंगा वो बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बनेगी जो मैंने ऑडिट करना है, तो याद रखें ये तीसरी वाली सी कंडीशन में आ जाएगा। मैं फिर इस कंडीशन की वायलेशन हो रही होगी, मैं ये नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट, ये टर्म्स एंड कंडीशन क्लाइंट के साथ एग्री नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जस्टिफिकेशन सुन लीजिए, इसलिए कि हो सकता है कि मैं अपनी बिलिंग ज्यादा हासिल करने के चक्कर में जजमेंट क्लाइंट की फेवर में लगा दूं, इससे एसेट्स की वैल्यूएशन ज्यादा हो और मुझे फीस ज्यादा मिले, लेकिन बाद में जब मैं ऑडिट करने के लिए आऊं तो फिर मेरा सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज हो रहा होगा कि मैंने उस वैल्यूएशन को फिर जस्टिफाई करवाऊंगा, मैं हो सकता है उसका इंडिपेंडेंट ऑडिट ना करूं। तो ये हमारी कंटिजेंट फी के लिहाज से प्रोविजन थी। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कंपनसेशन एंड वैल्यूएशन पॉलिसीज। जी, कंपनसेशन एंड वैल्यूएशन पॉलिसीज के बारे में सुन लीजिए, पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। कंपनसेशन एंड वैल्यूएशन पॉलिसीज में होता ये है, विद इन द फर्म, जाहिर है हर फर्म की ये कोशिश होती है उसके पास ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स आए, तो बाज़ औक़ात फर्म्स में ये एक उन्होंने पैकेज रखा होता है कि जो भी मैनेजर, सीनियर मैनेजर या पार्टनर ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स घेर के लाएगा, चाहे इंश्योरेंस क्लाइंट के लिए, चाहे इंश्योरेंस एंगेजमेंट, चाहे नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट, तो जितने क्लाइंट्स आएंगे उनको बोनस मिलेगा। जैसे नॉर्मली सेल्स एजेंट वगैरह के साथ इस तरह की अरेंजमेंट्स होती हैं कि जितनी सेल्स करेंगे उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको बोनस या कमीशन के तौर पे मिलेगा। तो फर्म के अंदर भी सम टाइम इस तरह के जो पैकेज है वो अनाउंस किए जाते हैं, पार्टनर्स के लिए भी मे बी अनाउंस किया गया हो या मैनेजर वगैरह के लिए। तो ये कंपनसेशन एंड वैल्यूएशन पॉलिसीज कहलाते हैं। इसमें कोड ऑफ एथिक्स को मसला क्या भला इस तरह की पॉलिसीज में, वो ये कि सम टाइम हो सकता है मैनेजर किसी क्लाइंट को उससे टैक्स सर्विसेज हासिल करने के लिए, टैक्स का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अपने ऑडिट क्लाइंट के पास जाए और उसे कहे सर आप टैक्स सर्विस ऑडिट हमसे करवाते हैं, टैक्स का काम आपने दूसरी फर्म को दिया है तो आप टैक्स का काम भी हमें ही दीजिए, ठीक है, ताकि क्लाइंट, जब फर्म के क्लाइंट जो है, फर्म का रेवेन्यू बढ़े। अब क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट जाहिर है फिर अपना भला सोचेगा, वो कहेगा सर मैं तो आपको टैक्स का काम दे दूं लेकिन इसमें मेरा भला क्या है। हाँ, एक शर्त में मैं आपको टैक्स का काम जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया जा सकता है कि आप ऑडिट में हमारे साथ जरा हाथ खुला रखें। अब इसमें पॉसिबिलिटी है कि मैनेजर इस चीज से एग्री कर ले कि सर हम ऑडिट में हाथ खुला रखेंगे, आपको ज्यादा तंग नहीं करेंगे, हाँ छोटी मोटी मिसस्टेटमेंट्स होंगी उनको इग्नोर कर देंगे और कोशिश करेंगे कि अनमोडिफाइड ओपिनियन ही आपको दिया जाए। अब इस तरह की अरेंजमेंट हो सकता है तय हो जाए जिसमें क्लाइंट को रेवेन्यू के चक्कर में, रेवेन्यू हासिल करने के लिए, अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए फर्म का भी और उस इंडिविजुअल का भी जो क्लाइंट को लेके आएगा, हो सकता है ऑडिट जो स्केप्टिसिज्म है वो कंप्रोमाइज हो जाए। इसीलिए कोड ऑफ एथिक्स ने कंपनसेशन एंड वैल्यूएशन पॉलिसीज का कंसेप्ट कोड ऑफ एथिक्स में डाला है कि इसमें बताता क्या है
कह रहा है अगर कोई भी टीम मेंबर वैल्यूएट किया जाता है फॉर सेलिंग नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट, कि वैल्यूएशन उसकी किस बेस पे होगी, प्रमोशन इस बेस पे होगी कि किस टीम मेंबर ने कितने ज्यादा नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज क्लाइंट को सेल किए हैं। इससे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होगा, क्योंकि जाहिर है वैल्यूएशन है उसकी बेस पे या बोनस मिलेंगे, प्रमोशन होगी वगैरह वगैरह, जो डिपेंड करता है कि कितना प्रोपोर्शन है, यानी ज्यादा कंपनसेशन मिल रही है किसी भी टीम मेंबर को, जितना रिम्यूनरेशन मिल रही है उसका मेजर पोर्शन नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज की सेलिंग पे डिपेंडेंट है कि माइनर पोर्शन। इंडिविजुअल का रोल क्या है, अगर वो सीनियर लेवल पे है तो सिग्निफिकेंस ज्यादा होगी थ्रेट की, जूनियर लेवल पे है तो कम पे होगी। और क्या ये प्रमोशनल डिसीजन में ये सेलिंग ऑफ नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज कंसीडर किया जाता है कि नहीं। जो एक्शंस है जिनसे एलिमिनेट किया जा सकता है थ्रेट को, यानी थ्रेट टोटली खत्म हो जाएगा, वो क्या है, कंपनसेशन प्लान रिवाइज कर दें, इसमें से जो वैल्यूएशन है नॉन सेलिंग नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज वाला पॉइंट उसको एक्सक्लूड कर दें, या जिस इंडिविजुअल को आपने वैल्यूएट किया है जो क्लाइंट को घेर के लाता है नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज वाले क्लाइंट को, उसको आप अपनी टीम से रिमूव कर दें, उसे आडी टीम का हिस्सा ना बनाए ताकि वो क्लाइंट को फेवर ना दे सके। हाँ, एक और सेफगार्ड क्या है कि अगर आपने फर्ज कीजिए रिमूव नहीं करते इंडिविजुअल को, तो फिर आप रिव्यूअर को अपॉइंट कीजिए इंश्योर करने के लिए कि कहीं क्लाइंट को कोई फेवर तो नहीं दी। और वो कह रहा है कि जो आपके ये चले छोटे मोटे जो टीम मेंबर्स हैं या मैनेजर हैं उनके लिए तो ये प्रोविजन हो गई वैलिड, लेकिन आपका जो की ऑडिट पार्टनर है ना, उसको आपने कभी भी उसको वैल्यूएट नहीं करना नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज को सेल करने के लिए, क्योंकि की ऑडिट पार्टनर जो है, एंगेजमेंट पार्टनर हमारा हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, तो अगर उसकी रिम्यूनरेशन उसकी वैल्यूएशन इन टर्म्स एंड कंडीशन पे हो रही है तो उसमें थ्रेट बहुत ज्यादा होगा। अब वो अगर फेवर देने पे आए तो वो इतनी ज्यादा फेवर देगा जितना कि और कोई भी फेवर नहीं दे सकता। अच्छा, यहाँ पे की ऑडिट पार्टनर से मुराद एंगेजमेंट पार्टनर है और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। की ऑडिट पार्टनर में ये दोनों लोग आते हैं, एंगेजमेंट पार्टनर भी और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर भी। तो इन दोनों की जो वैल्यूएशन है वो नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज की सेलिंग या उसके रेवेन्यू की बेस पे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी। इसके बारे में तो हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इंड्यूसमेंट्स वाले सेक्शन में। यहाँ पे सिंपल बात कर रहा है कि अगर आप क्लाइंट से, अपने ऑडिट क्लाइंट से गिफ्ट या हॉस्पिटैलिटी ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करते हैं, इससे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट क्रिएट होता है। इसलिए कोई भी फर्म, नेटवर्क फर्म या ऑडिट टीम मेंबर क्लाइंट से सिग्निफिकेंट गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, ऐसे गिफ्ट जिनकी वैल्यू ट्रिवियल बहुत स्मॉल है, इनकॉन्सिक्वेंशियल मामूली से गिफ्ट हो, जैसे फर्ज कीजिए कि न्यू ईयर पे कैलेंडर का गिफ्ट ले लिया, कोई पेन का गिफ्ट ले लिया वगैरह वगैरह, कोई चाय पानी जो है, चाय बिस्किट वगैरह जो है वो क्लाइंट ने हॉस्पिटैलिटी के तौर पे प्रेजेंट कर दिए, ये ट्रिवियल या इनकॉन्सिक्वेंशियल, इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन मेजर गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करने, क्लाइंट के साथ कोई बड़े बड़े होटल्स में लंच करने के लिए नहीं जाना, क्लाइंट के साथ सारे तफरी करने, घूमने फिरने के लिए नहीं निकलना, यहां पे वो हमें ये चीज बता रहा है। नेक्स्ट 400 सीरीज में जो लास्ट सेक्शन है वो है हमारा एक्चुअल और थ्रेटेंड लिटिगेशन। एक्चुअल थ्रेटेंड लिटिगेशन का कंसेप्ट पहले समझ लीजिए। क्या है, अगर कभी देखें, जो ऑडिट टीम है और क्लाइंट है, क्लाइंट के लोग, इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप होना चाहिए नॉर्मल, प्रोफेशनल। अगर ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है वो फेमिलियरिटी थ्रेट की तरफ चला जाएगा, अगर ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है इंटिमिडेशन थ्रेट की तरफ चला जाएगा। ये एग्जांपल जो दे रहे हैं लिटिगेशन, ये नेगेटिव रिलेशनशिप की एग्जांपल है कि अगर क्लाइंट के किसी बंदे ने ऑडिट टीम मेंबर पे कोई केस किया हुआ है, किसी भी किस्म का हो सकता है, या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो फॉर एग्जांपल, यहाँ ऑडिट टीम मेंबर में से किसी ने क्लाइंट या उसके स्टाफ के ऊपर किसी किस्म का कोई केस किया हुआ है, तो इससे थ्रेट क्रिएट होता है, इंटिमिडेशन थ्रेट। यहाँ पे लफ्ज एक्चुअल से मुराद है कि केस चल रहा है, हो चुका है केस, अदालत में पेंडिंग है, और थ्रेटेंड का मतलब है कि धमकी दी गई है। तो इसका मतलब अगर क्लाइंट धमकी भी दे ऑडिटर को कि हम आपके खिलाफ केस फाइल करने जा रहे हैं, तो सिर्फ धमकी से भी थ्रेट अराइज हो जाएगा। कह रहे हैं व्हेन लिटिगेशन विद एन ऑडिट क्लाइंट अकर्स, यानी एक्चुअल, और अपीयर्स लाइकली, चांसेस है कि होगी, यानी थ्रेटेंड लिटिगेशन, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एंड इंटिमिडेशन थ्रेट अराइज होगा। सेल्फ इंटरेस्ट जाहिर है क्योंकि वो जो लीगल केस होगा, जैसे प्रॉपर्टी की मैंने एग्जांपल दी, कोई ना कोई इसमें अमाउंट्स वगैरह इन्वॉल्व होगी मोस्ट प्रोबेबली, तो सेल्फ इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन थ्रेट अराइज होगा। थ्रेट को वैल्यूएट करने के लिए जो फैक्टर्स हमने कंसीडर करने हैं वो मटेरियलिटी ऑफ द लिटिगेशन, जिस चीज की भी लिटिगेशन है उसकी अमाउंट कितनी है,
और लिटिगेशन करंट एंगेजमेंट से रिलेटेड है, प्रायर एंगेजमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि लिटिगेशन जितनी ज्यादा पुरानी हो कंपैरेटिवली उस पे जो सिग्निफिकेंस है उसकी उतनी उसकी थोड़ी कम होती जाएगी। एक्शंस क्या लिए जा सकते हैं भाई, जो इंडिविजुअल इन्वॉल्व है उस लिटिगेशन में उसको रिमूव कर दिया जाए, टीम का हिस्सा ना बनाया जाए, और फर्दर किसी रिव्यूअर को अपॉइंट कर लिया जाए ताकि वो हमने जो वर्क परफॉर्म किया उसको रिव्यू कर ले कि कहीं हमने क्लाइंट को कोई अनड्यू फेवर तो नहीं दी, या अनड्यू फेवर तो नहीं कहना चाहिए यहाँ पे क्योंकि लिटिगेशन का केस है, कि कहीं हमने कोई एक्स्ट्रा ऑडिट तो नहीं कर दिया, यू कह लीजिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बहुत ज्यादा हाई तो नहीं थी, या इसमें समटाइम एक और रिस्क भी होता है कि कहीं अपने केस को सपोर्ट करने के लिए क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को ब्रीच तो नहीं कर दिया। तो इस तरह के इश्यूज को वैल्यूएट करने के लिए हम रिव्यूअर को अपॉइंट करते हैं। इसके साथ हमारा 400 वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया, सॉरी ये हाँ जी 400 का सेक्शन। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 500 के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही पीडीएफ का डॉक्यूमेंट भी मैं शेयर कर रहा हूं जिसमें इन जो सेक्शन हमने कवर किए हैं 400 के दो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने दो हिस्सों में इसको डिवाइड करके अपलोड किया है। तो इनकी समरी अलहदा से, ताकि समरी एक सफे पे आप देख के उसका पूरा जो कोड ऑफ एथिक्स का सेक्शन है वो आपको समझ लग जाए कि वो क्या बनाना चाह रहा है, और जो पास्ट पेपर के जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं वो भी मैंने आइडेंटिफाई करके अपलोड कर दिए हैं। इस लेक्चर के बाद आपने वो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अल्लाह हाफिज।